आप सभी का हमारी वीडियो में स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी स्टडी सही तरीके से चलती रहे। तो चलिए अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने कोलराउस के आरेख के बारे में, उसके ग्राफ के बारे में अच्छी तरह समझ लिया था। उस आरेख से क्या क्या स्पष्ट हुआ था, क्या क्या निष्कर्ष निकले थे, उसके बारे में अच्छी तरह समझ लिया था। और दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए कोलराउस ने लैम्डा एम इन्फिनिटी का मान ज्ञात करने के लिए एक नियम प्रतिपादित किया था। ठीक है, उस नियम को क्या कहते हैं? कोलराउस का स्वतंत्र अभिगमन का नियम कहते हैं। अब ये नियम है क्या, इसके बारे में समझते हैं और लिखते भी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस नियम को मैं सुना देता हूँ। ठीक है, किसी विद्युत अपघट्य, पहले सुना देता हूँ। किसी विद्युत अपघट्य की अनंतता पर मोलर चालकता यानी लैम्डा एम इन्फिनिटी उसके धनायन एवं ऋणायन की अनंतता पर मोलर चालकताओं के अलग अलग योगदान के योग के बराबर होती है। ठीक है, तो सबसे पहले इस नियम को हम देख लेते हैं। किसी विद्युत अपघट्य तो ये नियम हमने लिख दिया। अब इस नियम का गणितीय रूप लिख देते हैं। तो ये कोलराउस के स्वतंत्र अभिगमन नियम का हमने समीकरण लिख लिया। ठीक है, इस समीकरण में म्यू न्यू पॉजिटिव क्या, धनायनों की संख्या, यानी रस समीकरण में इतनी के धनायनों की संख्या, लैम्डा धनात्मक इन्फिनिटी का मतलब किससे है? धन आयन की अनंतता पर मोलर चालकता है। और न्यू नेगेटिव का मतलब क्या है? ऋणायनों की संख्या, यानी रस समीकरण में थी के ऋणायनों की संख्या। और लैम्डा इन्फिनिटी नेगेटिव का मतलब है ऋणायन की अनंतता पर मोलर चालकता। तो ये कोलराउस का स्वतंत्र अभिगमन का नियम है। क्या नियम है? किसी विद्युत अपघट्य की अनंतता पर मोलर चालकता उसके धनायन, ये मोलर चालकता उसके धनायन एवं ऋणायन, ये धनायन और ऋणायन की अनंतता पर मोलर चालकताओं के अलग अलग योगदान के कुल योग के बराबर होता है। ठीक है, अलग अलग योगदान के योग के बराबर होता है। ये नियम हो गया पूरा, यानी इस नियम को हम इसके द्वारा आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, याद करने की ट्रिक है, किसी विद्युत अपघट्य की अनंतता पर मोलर चालकता उसके, यानी उसी विद्युत अपघट्य के धनायन तथा ऋणायन की अनंतता पर मोलर चालकताओं के अलग अलग योगदान के योग के बराबर होती है। तो ये नियम है और बिल्कुल सरल नियम है, इंपोर्टेंट नियम है, तैयार कर लेंगे सभी। अब इस नियम को हम उदाहरण के द्वारा और समझेंगे। तो एक विद्युत अपघट्य, हम मैग्नीशियम क्लोराइड लेते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड का जब आयनन होता है तो आयनन किस रूप में होगा इसका? Mg डाई पॉजिटिव और प्लस 2Cl नेगेटिव, इस रूप में होगा। ठीक है, तो ये धनायन ऋण। अब इसको हम इस समीकरण के रूप में प्रदर्शित करेंगे। तो देखो, लैम्डा एम यानी MgCl2 की अनंतता पर मोलर चालकता, तो यहां पर हम MgCl2 लिखेंगे, बराबर का निशान, इसमें इसके आगे गुणांक कितना है? 1 है। Mg डाई पॉजिटिव का गुणांक कितना है? यहाँ पर 1 है। ठीक है, यानी रस समीकरण में इसका गुणांक कितना है? 1 है। तो न्यू पॉजिटिव का मतलब धनायनों की संख्या, और तो कितनी होगी यहाँ पर? 1। तो यहाँ पर इसको लिख देंगे हम, 1 लिखेंगे यहाँ पर। अब उसके बाद लैम्डा एम, लैम्डा इन्फिनिटी पॉजिटिव ये है, तो लैम्डा मैग्नीशियम डाई पॉजिटिव इन्फिनिटी। फिर उसके बाद प्लस का निशान, ये प्लस लिख दिया। फिर उसके बाद न्यू नेगेटिव, यानी न्यू नेगेटिव का मतलब ऋणायनों की संख्या। ऋणायनों की संख्या का मतलब क्या है? रस समीकरण में के ऋणायनों की संख्या। तो यहाँ पर कितनी है? 2। तो यहाँ पर लिख देते हैं 2, लिख दिया हमने। ठीक है, 2 लिखने के बाद लैम्डा, अब ऋणायनों की अनंतता पर मोलर चालकता, और ऋणायन कौन है यहाँ पर? Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव लिख दिया। अनंतता पर मोलर चालकता,
बात क्लियर हो गई। तो इस उदाहरण के द्वारा हमने इस समीकरण को समझ लिया। इसी प्रकार से हम दूसरा उदाहरण ले लें, उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 को हम समझ लें। तो इसमें उदाहरण लेते हैं हम NaCl का। किसका उदाहरण लेते हैं? NaCl का। NaCl का जब आयनन होगा तो किस रूप में होगा? Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव के रूप में होगा। ठीक है। एक तीसरा उदाहरण और लें। उदाहरण नंबर 3। तो उदाहरण नंबर 3 लेते हैं हम एल्यूमिनियम क्लोराइड का। एल्यूमिनियम क्लोराइड ले लें या एल्यूमिनियम सल्फेट ले लेते हैं, Al2SO4 का होल थ्राइस। ठीक है, ये ले लिया। अब इसका जब आयनन होगा तो आयनन होने पर क्या क्या बनेंगे? देखो, एल्यूमिनियम के साथ क्या क्या होता है? ट्राई पॉजिटिव होता है, तो 2Al ट्राई पॉजिटिव। ठीक है, और प्लस ये 3SO4 डाई नेगेटिव, यानी आयनों के रूप में लिख दिया इसे। यहाँ पर भी इसे हम आयनों के रूप में Na पॉजिटिव तथा Cl नेगेटिव के रूप में लिख देते। तो इस उदाहरण में न्यू पॉजिटिव यानी धनायनों की संख्या यहाँ पर कितनी है? 2 है, और ऋणायन की संख्या कितनी है? यहाँ पर 3 है। ये ऋणायन है SO4 डाई नेगेटिव, Al ट्राई पॉजिटिव धनायन है, तो धनायन की संख्या 2, ऋणायन की संख्या यहाँ पर 3 है। अब इस एल्यूमिनियम सल्फेट विद्युत अपघट्य के लिए इस रूप में इसे हम लिखेंगे। तो लैम्डा इन्फिनिटी किसके लिए? Al2SO4 का होल थ्राइस विद्युत अपघट्य पदार्थ है, यानी इस विद्युत अपघट्य पदार्थ की अनंत अणुता पर मोलर चालकता बराबर 2, इसकी जगह 2 लिख दिया, और लैम्डा इन्फिनिटी धनायन, धनायन कौन है यहाँ पर? Al ट्राई पॉजिटिव, पॉजिटिव। उसके बाद प्लस प्लस, उसके बाद न्यू नेगेटिव का मान कितना है? 3, और इसका मान लैम्डा SO4 डाई नेगेटिव अनंत अणुता पर। ठीक है, तो ये अनंत अणुता पर एल्यूमिनियम की मोलर चालकता, और ये अनंत अणुता पर सल्फेट आयन की मोलर चालकता। ठीक है, यदि इनकी मोलर चालकता के मान दिए हों तो हम मान रख देंगे, जो भी मान दिया हो तो उसमें जो मान होगा उसमें 2 का गुणा कर देंगे, और इसका यदि मान दिया है तो उसमें 3 का गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद जब टोटल लगाएंगे तो वह टोटल क्या हो जाएगा? लैम्डा M इन्फिनिटी का मान हो जाएगा, यानी एल्यूमिनियम सल्फेट की अनंत अणुता पर मोलर चालकता का मान हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से इधर देख लें, NaCl के लिए यहाँ तो 1 है और इसके लिए भी 1 है गुणांक। ठीक है, तो इसके लिए क्या समीकरण हो जाएगा? इसके अनुसार लैम्डा NaCl यानी NaCl की अनंत अणुता पर मोलर चालकता बराबर धनायन की संख्या कितनी? 1 है, और तो Na पॉजिटिव धनायन है, यानी धनायन की अनंत अणुता पर मोलर चालकता, प्लस V नेगेटिव न्यू नेगेटिव का मान 1 है, और गुणा लैम्डा Cl नेगेटिव अनंत अणुता पर मोलर चालकता, यानी ऋणायन की अनंत अणुता पर मोलर चालकता। ऋणायन कौन है? Cl नेगेटिव है, धनायन कौन है? यहाँ पर Na पॉजिटिव है। तो इसका मान दिया है और इसका मान दिया है, दोनों के मान को रखेंगे, जोड़ देंगे तो हमें अनंत अणुता पर NaCl का मान प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये तो उदाहरण है। अधिकांशतः बोर्ड एग्जाम में कॉलराउस का नियम पूछा जाता है। कॉलराउस का नियम कहें तभी तब आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा नियम लिखना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये नियम है यहाँ से यहाँ तक, इस नियम को ध्यान रखना। ठीक है, नियम बिल्कुल आसान है, सरल है और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, इस आधार पर ये उदाहरण सॉल्व होते हैं। इनके आयनों के मान दिए होते हैं, आयनों की मोलर चालकता के मान दिए होते हैं, मान को रखेंगे तो हमें इनके आंसर यानी अनंत अणुता पर मोलर चालकता के मान प्राप्त हो जाते हैं। तो इस कॉलराउस के स्वतंत्र अभिगमन के नियम का उपयोग हम दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए करेंगे, और वो कैसे करते हैं? यानी इस नियम का उपयोग करके हम दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत अणुता पर मोलर चालकता का मान हम ज्ञात करेंगे। उसके लिए अगली हेडिंग हमारी बनती है, देखो, दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए अनंत अणुता पर मोलर चालकता के मान का निर्धारण 2 प्रकार से किया जा सकता है। ठीक है,
नंबर 1 आयनों की मोलर चालकता द्वारा। तो इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण लेंगे। उदाहरण के लिए हम एक दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ लेते हैं। कौन सा? दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ लिए। कौन सा हमने लिया? CH3COOH। ठीक है, दुर्बल विद्युत अपघट्य CH3COOH का अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान ज्ञात करना। ठीक है, इस मान को ज्ञात करने के लिए, क्योंकि दुर्बल विद्युत अपघट्य है और दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थ लेते हैं। और वो प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थ हम कौन कौन से लेते हैं? वो तो एक तो आता है प्रबल विद्युत अपघट्य के रूप में CH3COONA, ये प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थ है, यानी सोडियम एसीटेट। दूसरा प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थ लेते हैं हम। कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं। और तीसरा प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थ लेते हैं। कौन सा? NaCl। यहाँ पर हमने 3 प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थ लिए। वो कौन कौन से लिए? सोडियम एसीटेट, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम क्लोराइड। अब इन प्रबल विद्युत अपघट्य का आयनन करेंगे, यानी इनके मान हमें आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। अर्थात इन प्रबल विद्युत अपघट्य का एक आरेख बनाएंगे, यानी कोलराउस का जो आरेख बनाया था उस प्रकार का आरेख बनाएंगे। उसमें सभी के आरेख का बहिर्वेशन करेंगे। बहिर्वेशन करके हम अनंत तन्यता पर मोलर चालकता का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इन तीनों प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थों के अनंत तन्यता पर बहिर्वेशन विधि द्वारा हम मोलर चालकता का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 3 प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थ लिए, इन विद्युत अपघट्य का कोलराउस आरेख से, अभी जो हमने कोलराउस आरेख बनाया था उसमें अच्छी तरह बात की थी, कोलराउस आरेख से बहिर्वेशन विधि का मतलब समझ गए ना। सांद्रता को हम कहाँ तक ले जाएंगे? शून्य सांद्रता तक हम उसका बहिर्वेशन करेंगे, शून्य सांद्रता तक आरेख खींचेंगे। ठीक है, तो सांद्रता को शून्य सांद्रता तक ले जाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? बहिर्वेशन कहते हैं, यानी एक्स्ट्रापोलेशन कहते हैं। उसके आधार पर इन तीनों के मान तो हम ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन ये दुर्बल विद्युत अपघट्य CH3COOH का हम बहिर्वेशन विधि द्वारा अनंत तन्यता पर मोलर चालकता का मान ज्ञात नहीं कर सकते थे, क्योंकि वह इसका आरेख कैसा था? अरेखीय आरेख था। अरेखीय आरेख y अक्ष को काट नहीं पाता है, जबकि इनके आरेख जो होंगे, इन तीनों अपघट्यों के जो आरेख होंगे वे y अक्ष को काट देंगे। जहां पर काटेंगे वही क्या होगा? अनंत तन्यता पर मोलर चालकता का मान होगा। ठीक है, तो इन तीनों की सहायता से इसका मान हम ज्ञात करेंगे। इसी के बारे में कोलराउस ने अपने नियम में बताया था। तो देखो, एक हिंट के तौर पर हम थोड़ी सी बात लिखते हैं। हिंट क्या है यहाँ पर? जैसा कि हम समीकरण के रूप में जानते हैं, समीकरण के रूप में क्या? CH3COONA सोडियम एसीटेट प्लस यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इनकी क्रिया होकर के क्या बनेगा? एक तो NaCl बनेगा, ठीक है, और प्लस एक CH3COOH बनेगा, ये बनेंगे। ठीक है, तो ये हिंट के तौर पे लिखा है। ये क्या? एक हिंट है अपने समझने के लिए। ठीक है, ये क्या? एक हिंट है अपने समझने के लिए, लिखा नहीं है, अपने प्रदर्शित नहीं करना वहाँ पे बोर्ड एग्जाम की कॉपी पर, ये समझने के लिए। अब तो हम क्या देखते हैं कि इन दोनों के मान में इस तीसरे को घटा दें तो इसका मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यानी इन दोनों की मोलर चालकता को जोड़ करके
इस NaCl की मोलर चालकता को घटा दें तो हमें CH3COOH की मोलर चालकता का मान ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि इसकी मोलर चालकता का मान, इसकी मोलर चालकता का मान और इसकी मोलर चालकता का मान, तीनों का मान हमने कोलराउस आरेख से बहिर्वेशन विधि द्वारा प्राप्त कर लिया था। ठीक है, तो लिखते हैं लैम्डा इन्फिनिटी CH3COONA, ठीक है, प्लस लैम्डा इन्फिनिटी HCl, यानी HCl की अनंत अनंतता पर मोलर चालकता और अनंत अनंतता पर CH3COONA की मोलर चालकता, माइनस इन दोनों में से इन दोनों को जोड़ करके इसको घटा देंगे, ये इधर आएगा तो माइनस में आएगा, मोलर चालकता किसकी, NaCl की। बिल्कुल सिंपल, क्योंकि इन दोनों में से इन दोनों की मोलर चालकताओं का योग करके NaCl की मोलर चालकता को घटा देंगे तो हमें इसकी मोलर चालकता का मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह के न्यूमेरिकल भी बनकर आएंगे, तो न्यूमेरिकल में यही करना है कि जो मोलर चालकता के मान न्यूमेरिकल में दिए जाएंगे और वे मान रखेंगे तो हमें चौथा जो ध्रुवल विद्युत अपघट्य है उसकी मोलर चालकता का मान ज्ञात हो जाएगा। खैर फिलहाल अभी कोलराउस के नियम से, किसके नियम से, कोलराउस के नियम से इनका आयनन कर दें। कोलराउस के नियम से इनका आयनन करेंगे तो क्या बनेगा, देखो कोलराउस का नियम यही था, अब इसको ऊपर ही पढ़ कर चुके हैं हम। ये था कोलराउस का नियम, इसी रूप में इनको हम परिवर्तित करेंगे। ठीक है, जैसे MgCl2 को हमने इस रूप में लिखा, Al2SO4 को का वोल्ट्रेस को हमने इस रूप में लिखा, इसी रूप में हमें यानी आयनों के रूप में इसको हमें लिखना है। तो देखो लिखते हैं लैम्डा इन्फिनिटी CH3COO नेगेटिव प्लस ये ऋण आयन हो गया इसका Na पॉजिटिव। ठीक है, यानी एक CH3COO नेगेटिव और प्लस Na पॉजिटिव, ये धनायन बनेगा और ये यहाँ से यहाँ तक का भाग ऋणायन बनेगा, यानी एसिटिटाइन और Na पॉजिटिव आयन, यानी इस एसिटिटाइन की अनंत अनंतता पर मोलर चालकता प्लस Na पॉजिटिव आयन की अनंत अनंतता पर मोलर चालकता। उसके बाद ये वाला प्लस लगाएंगे, इसे भी हम आयनों में तोड़ेंगे, क्या आयन बनेंगे, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन बनेंगे। तो दोनों को अलग अलग लिखेंगे, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव आयन की अनंत अनंतता पर मोलर चालकता। फिर उसके बाद ये माइनस है, माइनस लगाएंगे, माइनस लगा करके Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव दो बनेंगे, तो Na पॉजिटिव की अनंत अनंतता पर मोलर चालकता माइनस, क्योंकि इन दोनों के प्लस करके लेके आगे माइनस लगा इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, माइनस Cl नेगेटिव आयन की अनंत अनंतता पर मोलर चालकता। ठीक है, अब हम इन तीनों को हमने क्या किया, आयनों में व्यक्त कर लिया। अब देखें तो Na पॉजिटिव से ये Na पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, ये Cl नेगेटिव से ये Cl नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा इस दोनों में से, ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, अब बचा क्या, ये बचे, तो लैम्डा CH3COO नेगेटिव इन्फिनिटी और प्लस लैम्डा H पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये बचा ना यहाँ पर। तो इन दोनों को देख करके हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं इन दोनों को, लैम्डा ये ऋणायन और ये धनायन दोनों को जोड़ देंगे, यानी इस ऋणायन की अनंत अनंतता पर मोलर चालकता प्लस धनायन की अनंत अनंतता पर मोलर चालकता दोनों को जोड़ देंगे तो किसकी मोलर चालकता बन जाएगी, CH3COOH की अनंत अनंतता पर मोलर चालकता प्राप्त हो जाएगी। तो बात समझ में आ गई ना, ये एसिटिटाइन किसका था, इस प्रबल विद्युत अपघट्य का था, ये H पॉजिटिव आयन किसका था, इस प्रबल विद्युत अपघट्य का था। तो प्रबल विद्युत अपघट्य के आयनों के द्वारा उनकी अनंत अनंतता पर मोलर चालकता के योग के द्वारा हमने दुर्बल विद्युत अपघट्य यानी CH3COOH
की अनंत अनंतता पर मोलर चालकता के मान को ज्ञात कर लिया। ठीक है, अब उदाहरण में इनके मान दिए जाएंगे तो मान को रख के हम इनके मान ध्रुवल विद्युत अपघट्य की अनंत अनंतता पर मोलर चालकता के मान को ज्ञात कर सकते हैं। अब आपके लिए होमवर्क क्या है, जल यानी H2O की अनंत अनंतता पर मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। जिस प्रकार से हमने यहाँ पर CH3COOH एसिटिक अम्ल की अनंत अनंतता पर मोलर चालकता का मान ज्ञात करने के लिए इस विधि का इस्तेमाल किया। इस विधि में क्या किया, ये 3 प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थ लिए थे। हिंट के तौर पर मैंने आपको पहले से 3 प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थ बता दिए। अब इन तीनों की क्या व्यवस्था करें कि हमें जल की अनंत अनंतता पर मोलर चालकता का मान ज्ञात हो जाए, तो करके देखेंगे सभी। ये होमवर्क है आपका। अब इसके बाद अगली हेडिंग आती है आयनों के अभिगमनांक द्वारा विद्युत अपघट्य की अनंत अनंतता पर मोलर चालकता का मान ज्ञात करना। ठीक है, उस विधि को पढ़ते हैं। तो ये दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत अनंतता पर मोलर चालकता ज्ञात करने की ये दूसरी विधि है। उसे हमने क नंबर दिया था, इसे नंबर देते हैं ख। ठीक है, ये ख नंबर की दूसरी विधि है। यानी इस विधि के द्वारा हम क्या करेंगे, दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत अनंतता पर मोलर चालकता ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर जो अपनी हेडिंग है क्या है, आयनों के अभिगमनांक द्वारा। यानी आयनों के अभिगमनांक का मतलब आयनों की गति। तो आयनों के अभिगमनांक की परिभाषा क्या होती है, आयनों के अभिगमनांक होते क्या हैं, पहले उसकी परिभाषा को समझ लेते हैं। ठीक है, परिभाषा बिल्कुल सरल है। तो एक बात हम पहले से जानते हैं कि एक दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत अनंतता पर मोलर चालकता को ज्ञात करने के लिए हम क्या लेते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थ लेते हैं। और प्रबल विद्युत अपघट्य की अनंत अनंतता पर मोलर चालकता की सहायता से हम दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात करते हैं। ठीक है, ये विधि हमारी दूसरी विधि है। पहली विधि अभी हम पढ़ कर चुके। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसकी परिभाषा को समझ लेते हैं कि आयनों के अभिगमनांक कहते किसे हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल परिभाषा है। देखो, अनंत तनुता पर आयन की मोलर चालकता। ठीक है, यहाँ पर हम धनायन लिखा है या ऋणायन है। तो आयन कितने होते हैं, एक धनायन होता है और एक ऋणायन होता है। तो अभी हम परिभाषा के लिए हम एक ही शब्द बोलेंगे, आयन। ठीक है, तो अनंत तनुता पर आयन की मोलर चालकता तथा अनंत तनुता पर प्रबल विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य यहाँ पर कैसे लेना है, प्रबल लेना है। अनंत तनुता पर प्रबल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता के अनुपात को आयन का अभिगमनांक कहते हैं। ठीक है, धनायन के लिए ये सूत्र हो जाएगा उस परिभाषा के अनुसार, और ऋणायन के लिए ये सूत्र हो जाएगा उस परिभाषा के अनुसार। तो हम सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखे देते हैं। बिल्कुल सिंपल परिभाषा है, याद कर लेंगे। वैसे मैंने अभी समझाई आपको परिभाषा। क्या परिभाषा है, अनंत तनुता पर आयन की मोलर चालकता तथा अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता के अनुपात को आयन का अभिगमनांक कहते हैं। तो परिभाषा पहले मैं लिख देता हूं, सुना तो दी मैंने। तो ये आयनों के अभिगमनांक की परिभाषा होगी। अब इस परिभाषा के अनुसार ये देखो, धनायन के लिए लिखते हैं, धनायन का अभिगमनांक बराबर, धनायन का अभिगमनांक को किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एन से। धनायन के लिए इसलिए पॉजिटिव लगा दिए, बराबर अनंत तनुता पर धनायन की मोलर चालकता। ठीक है, बटे अनंत तनुता पर प्रबल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता लैम्डा एम इन्फिनिटी। और इसी अनुपात को क्या कहते हैं, धनायन का अभिगमनांक कहते हैं। अब इसके एन पॉजिटिव यानी धनायन का अभिगमनांक बराबर लैम्डा पॉजिटिव इन्फिनिटी अर्थात धनायन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता बटे अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, ये लिख दिया। या फिर इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा पॉजिटिव इन्फिनिटी यानी धनायन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता बराबर, ये इसकी गुणांक में चला जाएगा, गुणा में आ गया, ये समीकरण हो गया। अब इसी के आधार पर हम दूसरा समीकरण देखते हैं। ऋणायन के लिए लिखे, ऋणायन का अभिगमनांक एन नेगेटिव, एन का मतलब अभिगमनांक से है और नेगेटिव का मतलब ऋणायन से है।
तो क्या हो जाएगा इसका सूत्र, अनंत अणुता पर ऋणायन की मोलर चालकता बटे अनंत अणुता पर प्रबल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता। यहाँ पर हमने प्रबल शब्द लिखा नहीं है, लेकिन मैं शब्दों में कह रहा हूँ बार बार, क्योंकि दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए प्रबल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये लिख दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन नेगेटिव बराबर लैम्डा नेगेटिव इन्फिनिटी बटे लैम्डा एम, ये लिख दिया। या लिख सकते हैं इसको लैम्डा नेगेटिव इन्फिनिटी बराबर एन नेगेटिव इंटू लैम्डा एम इन्फिनिटी। तो एक समीकरण ये हो गया, दूसरा समीकरण ये हो गया। ठीक है, अब जैसा कि हम कोलॉस के नियम से जानते हैं, कोलॉस का नियम क्या था, कोलॉस का नियम क्या था, हम जानते हैं कि कोलॉस के नियम से लैम्डा एम इन्फिनिटी यानी अनंत अनंतता पर मोलर चालकता बराबर होती है उनके आयनों की अनंत अनंतता पर मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। तो धनायन की अनंत अनंतता पर मोलर चालकता प्लस ऋणायन की अनंत अनंतता पर मोलर चालकता, तो इसका मान क्या है जो ऊपर लिखा हुआ है लैम्डा, ये मान हम यहाँ पर रख देंगे इसमें। तो देखो n पॉजिटिव इंटू लैम्डा m इन्फिनिटी, उसके बाद ये प्लस का निशान, प्लस लगा दिया। लैम्डा नेगेटिव इन्फिनिटी का मान ये है, इसको भी यहाँ रख देंगे। तो ये मान हो जाएगा n नेगेटिव इंटू लैम्डा m इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या हो गया, ये मान हम यहाँ पर रख देंगे तो हमें लैम्डा एम इन्फिनिटी का मान ज्ञात होगा। ठीक है, यानी अनंत अणुता पर मोलर चालकता का मान हमें ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि इनके द्वारा हम मोलर चालकता का मान ज्ञात कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल नियम, इस तरह का मान पहले ज्ञात कर लेंगे, इस तरह ज्ञात कर लेंगे और इन दोनों के मानों को हम इस समीकरण में रख देंगे तो हमें यह मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ये बिल्कुल सिंपल प्रोसेस। ठीक है, कोलॉस के नियम में यहाँ पर क्या था न्यू पॉजिटिव और यहाँ क्या था न्यू नेगेटिव, लेकिन यहाँ पर क्या है एन पॉजिटिव, यहाँ पर क्या है एन नेगेटिव, यानी अभिगमनांक धनायन का अभिगमनांक और यहाँ पर ऋणायन का अभिगमनांक, दोनों में अंतर ये है। ठीक है, ये समझ गए ना सभी, ये ध्यान रखना। इसके बाद इससे संबंधित कोई भी सवाल आए तो बिल्कुल इसी तरीके से हम कर सकते हैं। इसके बाद अगली हेडिंग आती है अपनी दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा का परिकलन करना। तो दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा का परिकलन हम कैसे करेंगे, क्योंकि हम बार बार इस बारे में पढ़ रहे थे कि लैम्डा एम यानी मोलर चालकता का मान जो होता है वह विलयन की तनुता के समानुपाती होता है, अर्थात तनुता बढ़ती है तो विलयन की मोलर चालकता भी बढ़ती है। ये बात हम पहले से पढ़ रहे थे, लेकिन ऐसा होता क्यों है, क्योंकि आयनन या वियोजन की मात्रा में वृद्धि होती है। तो आयनन या वियोजन की मात्रा का परिकलन यानी गणना करते कैसे, इसके बारे में हम यहाँ पर समझेंगे। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में मोलर चालकता पर तनुता का प्रभाव में पढ़ा था तथा कोलराउस के आरेख में पढ़ा था कि दुर्बल विद्युत अपघट्य का तनुकरण करते हैं। क्या करते हैं, तनुकरण करते हैं, यानी तनुकरण करने पर तनुकरण करने पर या ऐसा भी कह सकते हैं तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता का मान यानी लैम्डा एम का मान बढ़ता है। मोलर चालकता का मान क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, क्यों बढ़ता है, क्योंकि तनुता बढ़ने पर आयनन
आयनन या वियोजन, आयनन को वियोजन भी कहते हैं, आयनन या वियोजन की मात्रा में वृद्धि होती है। ठीक है, इस बारे में हम पढ़ चुके थे। तो क्या होता है, तो तनुता बढ़ती है तो मोलर चालकता का मान बढ़ता है, क्योंकि तनुता बढ़ने पर आयनन की मात्रा में वृद्धि होती है। इसी प्रकार से अनंत तनुता पर क्या हो जाएगा, तनुता बढ़ाने पर तो ये लैम्डा एम का मान बढ़ता है, तो अनंत तनुता अर्थात शून्य सान्द्रता पर क्या हो जाएगा, अनंत तनुता पर आयनन कैसा हो जाएगा, विद्युत अपघट्टिका पूर्ण रूप से हो जाएगा। विद्युत अपघट्टिका, कौन से विद्युत अपघट्टिका, यानी ध्रुवल विद्युत अपघट्टिका। ध्रुवल विद्युत अपघट्टिका आयनन पूर्ण रूप से हो जाता है, पूर्ण रूप से हो जाता है, हो जाता है, जिससे लैम्डा एम का यानी मोलर चालकता का अधिकतम मान प्राप्त होता है। जिसे सीमांत या अनंत तनुता पर सीमांत मोलर चालकता कहते हैं। ठीक है, ये बात हम पहले से पढ़ चुके थे। ठीक है, तो इसी के आधार पर हम आयनन या वियोजन की मात्रा के मान को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो विद्युत अपघट्य के आयनन या वियोजन की मात्रा को ज्ञात करने के लिए एक सूत्र स्थापित होता है। तो आयनन या वियोजन की मात्रा अल्फा बराबर दी गई सांद्रता यानी सी सांद्रता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता बस हम यहाँ पर मोलर चालकता अर्थात लैम्डा एम यानी सी सांद्रता पर मोलर चालकता बटे अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता लैम्डा एम इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा एम सी बट्टे लैम्डा एम इन्फिनिटी। इसका मतलब सी सांद्रता पर मोलर चालकता बटे अनंत तनुता पर मोलर चालकता। अल्फा का आयनन की मात्रा या वियोजन की मात्रा को किससे प्रदर्शित करते हैं, अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। तो अल्फा बराबर लैम्डा एम सी बटे लैम्डा इन्फिनिटी। इस सूत्र के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, वियोजन की मात्रा को ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा, अब हम इस सूत्र में एक प्रयोग को देखें। क्या देखें कि यहाँ पर विद्युत अपघट्य की तनुता को बढ़ाते जाएं, धीरे धीरे तनुता बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, तनुता बढ़ाते जाएंगे अर्थात सांद्रता में कमी आती जाएगी और हम धीरे धीरे अनंत तनुता की ओर बढ़ेंगे अर्थात शून्य सांद्रता की ओर बढ़ेंगे।
तो एक समय वो आएगा कि इसका मान जो होगा वो अनंत तन्यता पर मोलर चालकता के मान के बराबर हो जाएगा। और पहले से बट्टे में अनंत तन्यता पर मोलर चालकता का मान है, तो अनंत तन्यता पर मोलर चालकता का मान यहाँ पर भी उतना ही आ जाएगा और यहाँ पर भी उतना ही प्राप्त हो जाएगा। तो दोनों के मान कैसे हो जाएंगे? समान हो जाएंगे। जब ये समान होंगे तब अल्फा का मान कितना हो जाएगा? तब अल्फा का मान कितना प्राप्त होगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे इसकी सान्द्रता घटती गई, तन्यता बढ़ती गई, और तन्यता बढ़ेगी तो मोलर चालकता का मान भी बढ़ेगा। तन्यता बढ़ेगी तो मोलर चालकता का मान बढ़ेगा, और एक स्थिति वो आ जाएगी कि उसका मान इस मोलर चालकता अनंत तन्यता पर मोलर चालकता के मान के बराबर हो जाएगा। जैसे ही बराबर होगा वैसे ही अल्फा का मान क्या प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा। अर्थात वियोजन की मात्रा कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, इसकी अर्थ समझ में आ गया सबको? तो ये ध्यान रखेंगे। तो ध्यान देंगे, दुर्बल विद्युत अपघट्य के आयनन या वियोजन की मात्रा का मान तो हम इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। और न्यूमेरिकल में भी इसी सूत्र का उपयोग करेंगे। उस सूत्र न्यूमेरिकल में इसी सान्द्रता पर मोलर चालकता का मान दिया गया होगा, अनंत तन्यता पर मोलर चालकता का मान दिया गया होगा। तो यहाँ पर वियोजन की मात्रा अल्फा का मान ज्ञात कर लेंगे। अब हम आगे की ओर बढ़ें, एक चीज़ देखें कि दुर्बल विद्युत अपघट्य के आयनन स्थिरांक के का मान किस सूत्र से ज्ञात करेंगे। तो दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा तो इसके द्वारा ज्ञात हो जाएगी, लेकिन दुर्बल विद्युत अपघट्य के आयनन स्थिरांक के का मान भी हमें ज्ञात करना होता है, जिसके बारे में हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। लेकिन उसकी पूरी डिटेल यहाँ पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं, हमें केवल सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी यहाँ पर अपने 12th क्लास में। तो उसका सूत्र क्या होता है? के बराबर, यानी आयनन स्थिरांक, दुर्बल विद्युत अपघट्य का आयनन स्थिरांक के बराबर क्या होता है? C अल्फा स्क्वायर बटे 1 माइनस अल्फा। ये सूत्र हम व्युत्पत्त कर चुके हैं 11th क्लास में, वहाँ पर हम देख सकते हैं। अगर नहीं पता है तो आप यहाँ पर इस केवल सूत्र का ध्यान रखेंगे, और सूत्र है क्या? आयनन स्थिरांक कैपिटल के बराबर C अल्फा स्क्वायर बटे 1 माइनस अल्फा। यहाँ C का मतलब किससे है? विलयन की सांद्रता से है। अल्फा का मतलब किससे है? आयनन या वियोजन की मात्रा से है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला। यहाँ C बराबर क्या है? विलयन की सांद्रता, और अल्फा बराबर क्या है? आयनन की मात्रा। तो इस सूत्र के द्वारा हम आयनन स्थिरांक का मान ज्ञात कर लेंगे, इस सूत्र के द्वारा वियोजन की मात्रा का मान ज्ञात कर लेंगे, और इससे संबंधित जो भी न्यूमेरिकल है हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मान दिए जाएंगे और सभी आसानी से न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ तक हमारी आपकी बात पूरी फिनिश होती है। कौन सी टॉपिक की? हमने एक बार हेडिंग लिखी थी सेल, कि सेल 2 प्रकार के होते हैं, नंबर 1 विद्युत अपघटनीय सेल, नंबर 2 विद्युत रासायनिक सेल। तो यहाँ तक अब हमारी आपकी बात फिनिश होगी किसकी? विद्युत अपघटनीय सेल से संबंधित बातें यहाँ तक अपनी समाप्त होती हैं। इसके बाद दूसरे प्रकार का सेल पढ़ेंगे, विद्युत रासायनिक सेल, जो कि अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक हम और आप बात को फिनिश करते हैं। अब इनसे संबंधित हम कल की वीडियो में न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल करने के बाद अगला टॉपिक विद्युत रासायनिक सेल हम प्रारंभ करेंगे इस चैप्टर का, जो कि इम्पोर्टेंट भी है, काफ़ी अच्छा है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी होगी, और इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सो गुड बाय एंड टेक केयर।